कोनिचिवा मिनासान, मैं हूँ रहमत अली और आप देख रहे हैं रहमत अली जापान ब्लॉग। आज इस वीडियो में हम बताएंगे JLPT और JFT क्या होता है। यह वीडियो उनके लिए है जो JFT और JLPT में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप जापान में जॉब करना चाहते हैं, जैपनीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अभी तक कंफ्यूज हैं JFT या JLPT, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं हूँ रहमत अली, मैं जापान में जॉब करता हूँ और मैं खुद JFT। इस वीडियो के बाद और किसी से ये सवाल कभी मत पूछिएगा JFT या JLPT। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करेगा। मैं इस तरीके से इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। JFT का पूरा नाम होता है जापान फाउंडेशन टेस्ट और JLPT का पूरा नाम है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। JFT सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, ये जापान में जॉब एंट्री का गेट है एक प्रकार से। JFT का यूज SW वीज़ा के लिए डायरेक्ट यूज होता है। वर्क पहले डेली लाइफ में यूज होने वाले सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं JFT के थ्रू। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और फास्ट रिजल्ट आता है। इसमें 250 नंबर का पूर्णांक होता है, मार्क्स होता है, जिसमें आपको 80% लाना अनिवार्य होता है JFT के अंतर्गत। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में वोकैबुलरी, ग्रामर में एक्सप्रेशन भी आते हैं और लिसनिंग आता है जो सुन के आंसर ट्रिक करना होता है और सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको लिखने के वाला कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और चौथा रीडिंग कंप्रहेंसिंग आता है और हर सेक्शन में 12 क्वेश्चन आते हैं। तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 1 घंटे में 12 चौक 48, लगभग 48 क्वेश्चन होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो अपने से पेपर सबमिट होता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। 1 घंटा 48 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, टाइम बहुत ज़्यादा है। जो पढ़ने में स्लो होते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम का मुश्किल होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है। JLPT N4 के बराबर ये JFT होता है। अगर आपको जॉब चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं, तो JFT अनिवार्य है। JFT आपके लिए दाइजोबू है। दाइजोबू तो मतलब ठीक है। JLPT क्या होता है? JLPT का काम जॉब दिलाना नहीं होता है, ये आपके लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मतलब आपके जो लैंग्वेज पढ़ाई कर रहे हैं उसको मजबूत बनाता है। इसमें भी सेम ओनाजी मतलब सेम होता है। इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कंप्रहेंसिव और लिसनिंग। इसमें 3 चीज़ मिला के वोकैबुलरी, रीडिंग कंप्रहेंसिव और ग्रामर, इनको मिला के 120 नंबर का होता है और लिसनिंग आता है 60 नंबर का। जो टोटल नंबरों को मिला दो तो 180 नंबर होता है, जिसमें पासिंग परसेंटेज लेवल के हिसाब से फिक्स किया जाता है। 55%, 60%। तो अलग अलग N4, N5, N3, N2, N1 के अकॉर्डिंग इसमें परसेंटेज फिक्स किया जाता है कि लेवल के हिसाब से, मतलब समझिए कि फिक्स किया जाता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि 60% लाने वाला, 55 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेवल के अकॉर्डिंग। और इसमें चारों सेक्शन में मिनिमम एक क्राइटेरिया बना रहता है, मिनिमम नंबर आपको लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप 3 सेक्शन में 100% ला दिए और एक सेक्शन में, किसी एक सेक्शन में आप 0 लेके आए। अगर आप किसी एक सेक्शन में 0 लाते हैं तो आप पूरा फेल हो जाएंगे JLPT में। तो इसमें हर सेक्शन पास करना अनिवार्य होता है, जो कि JFT में ऐसा नहीं होता है। आप किसी में JFT में हमने दिया था तो हमारा 84%, 91%, 95% था और लिसनिंग में मेरा 56% था, फिर भी मैं पास था। तो ऐसे है, अगर आप JLPT में किसी एक सेक्शन में फेल हुए तो फेल हो। और इसमें ग्रामर बहुत हैवी लेवल, मतलब कठिन आते हैं। और लिसनिंग इसमें सुनने का सिर्फ एक ही चांस मिलता है और इसमें लिसनिंग काफ़ी लॉन्ग होता है, मतलब 1 मिनट, 1.5 मिनट, लगभग 2 मिनट का होता है। मैंने JLPT दिया नहीं, लेकिन जो JLPT दिए हैं उनके थ्रू
मुझे पता चला है। तो और जेएफटी में लिसनिंग छोटे छोटे होते हैं, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, और जेएफटी में लिसनिंग सुनने का 2 बार मौका मिलता है, तो आप ये फ़ायदा होता है। ये जेएलपीटी का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये प्रमोशन और रिस्पेक्ट के लिए यूज़फुल होता है। जेएलपीटी अगर आप पास है तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी लैंग्वेज अच्छी लगती है और प्रमोशन में आसानी होती है। लैंग्वेज आपकी मजबूत बनती है लेकिन जॉब नहीं मिलती है। जॉब के लिए एक्सपीरियंस, जेएलपीटी अगर आप पास किए हैं और जापान में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। तो ये रहा जेएफटी और जेएलपीटी क्या होता है, मैंने ये बता दिया। अगर मैं इसे डायरेक्ट कंपेयर करके आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको जापान में जॉब करना है तो आपके लिए जेएफटी सही है। कैरियर ग्रोथ करना है तो उसके लिए जेएलपीटी सही है। अगर आप जापान में फास्ट एंट्री चाहते हैं, जल्दी जापान में आना चाहते हैं, तो जेएफटी सही है। क्योंकि जेएफटी साल भर में कई बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जेएलपीटी साल भर में सिर्फ 2 बार दे सकते हैं, वो भी एक बार जुलाई में, दूसरी बार दिसंबर में, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कठिन भी होता है। और अगर आप जापान में लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए जेएलपीटी ज़रूरी होता है। जेएफटी बिना जेएलपीटी के काम करता है, लेकिन जेएलपीटी बिना जॉब का अधूरा है। इसका तात्पर्य है जेएफटी की है जॉब के दरवाजे के लिए। जेएलपीटी वह ताकत है जो जॉब को आगे बढ़ाती है। इसलिए जॉब फिर जेएलपीटी, यही स्मार्ट प्लान हो सकता है। मतलब पहले आप जेएफटी पास करें, फिर जापान में जॉब करिए और इसके बाद साइड में आप जेएलपीटी की पढ़ाई करते रहें, जो लॉन्ग टर्म में जापान में रह सकते हैं, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो ये रहा डायरेक्ट इसका कंपेयर। और जो लोग समझते हैं जेएफटी बराबर जेएलपीटी बिल्कुल गलत है। जेएलपीटी अलग होता है, जेएफटी अलग होता है। जेएलपीटी N4 से जो सोचते हैं कि जापान में जॉब मिलता है, मुझे जहाँ तक पता है जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलती। सिर्फ जेएलपीटी से SOW मिल जाता है, ये भी गलत है। सिर्फ जेएलपीटी से SOW नहीं मिलता है, लेकिन जेएफटी से SOW वीज़ा मिलता है। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि जेएलपीटी बराबर जेएफटी होता है, जेएलपीटी N4 से जॉब मिल जाता है या जेएलपीटी से SOW वीज़ा मिल जाता है, तो समझ लीजिए वो खुद कंफ्यूज है। अगर आप जापान में जॉब के लिए सीरियस है तो पहले जेएफटी क्लियर करें। जापान में अगर आप जल्दी आना चाहते हैं और जॉब यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको जेएफटी जल्दी पास करना होगा। जॉब लगने के बाद आप जेएलपीटी की पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को सेव करिए और अपने उस दोस्त को भेजिए जो अभी तक पूछ रहा है जेएलपीटी या जेएफटी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।